नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 आज होने वाला है और चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। मतलब पढ़ाना, लिखाना, उनको अच्छे जानकारी देना, समाज में वो कैसे अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में आज इसके नोट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम इस चैप्टर में नए सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। राष्ट्र का मतलब होता है देश, किसी भी देश को शिक्षित करना, और इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। प्राच्यवाद, पहले तो आप जान लीजिए कि प्राच्यवाद होता क्या है और प्राच्यवाद की परंपरा से आप क्या समझते हैं। एक नंबर में ये VVI रहेगा, अक्सर एक नंबर में ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन कलकत्ता आया। कलकत्ता हमारे भारत का पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता, कोलकाता अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। तो सन 1783 में क्या हुआ, सन 1783 मतलब 1783 में विलियम जोन्स, नाम याद रखिएगा, नाम का एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन का मतलब होता है बड़ा ही शांत स्वभाव का व्यक्ति, कहाँ आया, कलकत्ता आ गया। उन्हें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात कर दिया गया। देखिए, अब ये जब आए हमारे देश में, कलकत्ता में आए, तो इससे पहले ही हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। और जब ये आए ना, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में, भारत उस समय जो अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया था, कोर्ट जज साहब जो थे, उसमें इनको एक जज का नौकरी मिल गया, जूनियर जज की नौकरी दे दी गई। कानून का माहिर थे वो कानून में बहुत ही अच्छे थे। कानून में माहिर होने के साथ साथ जो जोन्स थे वो भाषाविद भी थे, अलग अलग भाषाओं के जानकार थे। जैसे हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, भोजपुरी, कई सारे लैंग्वेज जानते हैं। ऐसे ये भी क्या जानते थे, फ्रेंच जानते थे और अंग्रेजी जानते थे, अच्छे जानकार थे इसके। वो अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। देखिए कितने अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया, फ्रेंच और इंग्लिश तो इनको पहले से आती थी। इसके बाद इन्होंने अपने दोस्त से क्या क्या सीखा, अपने दोस्त से फारसी सीखा और अरबी भी सीख रहे थे, मतलब सीख चुके थे। कौन, तो ये जो सन 1783 में विलियम जोन्स आए थे, भारत में सज्जन व्यक्ति तो थे ही, इसके अलावा भारत में उन्हें जज की नौकरी भी प्राप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट बना रखा था, उसमें इनको नौकरी दे दिया। और ये भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब कई तरह के भाषाओं के जानकार थे। अब ये हमारे प्राच्यवाद की परंपरा थी। प्राच्यवाद मतलब अलग अलग तरह के भाषाओं की जानकारी, ज्ञान रखना। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पूरब की जघन्य गलतियां। पूरब कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरब कोई व्यक्ति का नाम नहीं समझिए कि पूरब का व्यक्ति था कोई, वो बहुत बड़ा गुंडागर्दी कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरब दिशा के हिसाब से हम बात करेंगे। अब पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर होता है ना, तो अब पूरब की जो जघन्य गलतियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दूसरी तरफ कई ऑफिसर ऐसे थे, एक तो ऑफिसर के बारे में अभी हमने बात किया, जो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बहुत शांत व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। दूसरी तरफ कई ऑफिसर ऐसे भी थे जो ओरिएंटलिज्म और घोर और आलोचक थे, ओरिएंटलिज्म के घोर आलोचक थे। उनका कहना है कि पूरब का ज्ञान गलतियों से भरा और अवैज्ञानिक है, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन नहीं है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। अरबी और संस्कृत की पढ़ाई को बढ़ावा देना बेकार है। मतलब हमारे भारत देश में रहने के अलावा वो हमारे भारत देश की भाषा, संस्कृति और हिंदी से ही नफरत करते थे। मुसलमानों के भाषा अरब से, कुरान से, उनके धर्म से नफरत करते थे। अंग्रेज क्या चाहते थे कि सभी लोगों को ना ईसाई बना दो, सभी लोगों को गॉड की पूजा करवाओ, क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है, गॉड, मदर, सिस्टर, फादर, ऐसे वाले भगवान होते हैं, कैंडल जलाया जाता है। तो ये यही चाहते थे। इनका कहना था कि यार पूरब के लोग बेकार हैं, उनका संस्कृति बेकार है, उनका भाषा बेकार है, उनको अंग्रेजी सिखाओ। पहले के चैप्टर में मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया है। यहीं पे जेम्स मिल जो थे, ये भी एक प्रकार के फिलोसफर थे।
फिलोसफर थे और इनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य होता है ऐसी चीज पढ़ना जो उपयोगी हो और उसे जमीनी रूप से अमल किया जा सके। अब जेम्स मिल क्या कहते थे कि पढ़ाई का क्या मतलब होता है? पढ़ाई का मतलब है कि आप पढ़ के उसे पढ़ाई से सज्जन व्यक्ति बने। रामायण पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, तो उसमें से अच्छे ज्ञान भी तो लो। कि रामायण में अब तो सीता जी का भी अपहरण हुआ था, तो हम भी किसी का अपहरण कर ले। महाभारत में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, द्रौपदी के साथ हम भी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दे, नहीं, उससे अच्छी जानकारी लो। तो जेम्स मिल का कहना था कि जो भी ज्ञान होता है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसे जमीनी रूप से अमल किया जा सके ऐसी जानकारियों को हासिल करो। भारत के लोगों को पश्चिम द्वारा की गई वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में मालूम होना चाहिए। भारत के लोगों को पश्चिम मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो बड़े बड़े देश थे, इनके अंदर जो भी उपलब्धि हो रही है उसको बताने की कोशिश की जा रही थी भारत के लोगों को। और जेम्स मिल ने भी यही कहा था। जेम्स मिल एक विद्वान थे, समाजशास्त्री थे और ये राजनीतिक विज्ञान के भी ज्ञाता थे। तो ये पूरब की जघन्य गलतियों के अंतर्गत आता है। अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि मकौले का मानना था। मकौले भी एक व्यक्ति का नाम है। थोड़ा देखिए, यहाँ पे आप लोग 8वीं क्लास में आ चुके हैं, तो अब आपको नाम कुछ ऐसे ऐसे सुनने को मिलेगा ना कि आप कंफ्यूज से रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब कुछ नाम है व्यक्तियों के जो आउट ऑफ कंट्री, हमारे भारत के अलावा अन्य देशों के लोग थे। तो मकौले का मानना था कि भारत एक असभ्य देश था, मतलब भारत के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, बेवकूफ है। असभ्य मतलब बेकार हैं, बेवकूफ टाइप के लोग हैं। कौन कह रहा था? मैकॉले कह रहा था। और उसे सभ्य बनाने के लिए, मतलब भारत के लोगों को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी औपनिवेशिक शासकों की थी। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या? जो अंग्रेज हमारे भारत में राज कर रहे थे, उन्हीं तो हम औपनिवेशिक शासन के नाम से जानते हैं ना। अंग्रेज 200 साल तक हमारे भारत पे राज किए, तो उसी शासन काल को हम औपनिवेशिक शासन काल कहते हैं। तो मकाले ने कहा कि अंग्रेज लोग जो थे, गोरी चमड़ी के लोग थे ना, वो भारत के लोगों को सभ्य बनाएंगे। उन्हें लगता था कि लोगों को सभ्य बनाने, उनके जीवन शैली बदलने, उनके मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी था। ये मैकॉले था ना, मैकॉले जो था वो ये मानता था कि अगर भारत के लोगों की संस्कृति को बदलने के लिए, इनको सभ्य बनाने के लिए कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा बहुत जरूरी है। अगर इन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए, मतलब इंग्लिश अगर पढ़ाया जाए, तो ये सभ्य हो जाएंगे, ये अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कौन मानता था? मैकॉले। देखिए, अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा है वर्नाकुलर। अब देखिए, वर्नाकुलर क्या है? तो भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं को साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब समझिए, हमारे देश में उस समय किसका शासनकाल था? तो अंग्रेजों का शासनकाल था। अब अंग्रेज क्या करते थे? अपने भाषा को बेहतर, अपने भाषा को अच्छा, अपने भाषा को समृद्ध बनाने के लिए हमेशा हमारे भारत के भाषा संस्कृत और हिंदी में फर्क निकालते रहते थे और उन शब्दों के वे वर्नाकुलर के नाम से डिनोट करते थे, बताते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है मदरसा। मदरसा क्या था? तो मदरसा में क्या होता था? अरबी भाषा को सिखाया जाता था। जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं ना, जो मुसलमान लोग होते हैं ना, वो मदरसा में अरबी भाषा सिखा करते थे। इसे ही हम क्या कहते हैं? मदरसा कहते हैं। या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। किसी अन्य तरह के भी कॉलेज हो सकते हैं, ट्यूशन हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, जहां पे अरबी भाषा को सिखाया जाता हो, वो क्या कहलाता है? मदरसा कहलाता है। तो यहाँ पे वर्नाकुलर और मदरसा भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ज्ञानियों की भाषा क्या होती है, या आप ज्ञानियों की भाषा से क्या समझते हैं? तो देखिए, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने यह कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियां में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती है, ना ही वैज्ञानिक। देखिए, अब ज्ञानियों की भाषा में आपको क्या समझना है?
अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर कौन जोर देता था? तो अंग्रेज जोर देता था। हमारे भारत के लोगों को क्या पढ़ाना चाहता था? अंग्रेजी, और संस्कृत और हिंदी से नफरत करवा रहा था धीरे धीरे। तो मैकॉले जो था, एक व्यक्ति है, तो उसने क्या कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं, मतलब सभी लोग यही मानते हैं कि अंग्रेजी जो है वो बेहतर है। भारत के देसी लोग, इनके देसी लोग कहने के पीछे गवार लोग, बेवकूफ लोग, ये क्या है कि जो बोली बोलते हैं इसमें ना तो इनका साहित्य है और ना ही इनकी संस्कृति है और ना ही ये वैज्ञानिक तरीके से बात कर पाते हैं। तो ये ज्ञानियों की भाषा में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को मानते थे। इनका मानना था कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है ना वो बहुत सभ्य होता है। इन्हें ये अपने हिंदी और संस्कृत का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने कभी इसके जड़ में जाने की कोशिश नहीं की। जो भी अंग्रेज थे वो तो हमेशा यही कोशिश किए कि कैसे भारत को लूटकर अधिक से अधिक संपत्ति को अपने देश में ले जाया जाए। तो यहाँ पे ज्ञानियों की भाषा के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, याद रखिएगा। बिजनेस को हम व्यवसाय या व्यापार भी कहते हैं। तो 1854 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को एजुकेशनल डिस्पैच भेजा। देखिए हमारे यहाँ जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उसकी कड़ी कहाँ थी? उसकी कड़ी थी इंग्लैंड में, लंदन में। वहां पे लोगों के द्वारा जो भी कानून नियम बनाए जाते थे वो हमारे भारत में चलता था। तो 1854 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने एजुकेशनल डिस्पैच भेजा और उस डिस्पैच को चार्ल्स वुड ने जारी किया था, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स वुड थे। इन्होंने ही इसे जारी किया था, इसीलिए इनके नाम पर ही वुड्स डिस्पैच पड़ा। इनका नाम क्या रख दिया गया? वुड्स डिस्पैच रखा गया। यूरोपीय शिक्षा से भारत के लोगों को व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि के लाभ समझ में आएंगे। इनका मानना था कि जिस प्रकार की तकनीक को, जिस प्रकार की जानकारियों को हम बता रहे हैं, इससे भारत के लोगों को व्यापार करने में सुविधा प्राप्त होगा, वो और अधिक अच्छे तरीके से व्यापार कर पाएंगे। तो ये व्यवसाय के लिए स्पेशल शिक्षा के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। यूरोपीय ज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यूरोपीय ज्ञान पक्ष में एक तर्क 1854 के वुड के नीति पत्र में पर्यायवाची ज्ञान के विरोध करने वाले के निर्णायक विजय का संकेत था। मतलब देख लीजिए वुड कौन था? वुड ईस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रीम था, सबसे मेन व्यक्ति था। तो उसने क्या कहा कि यूरोपीय ज्ञान, मतलब जो यूरोप के देशों में जो जानकारियां थी वो 1854 के वुड के नीति पत्र में जो नियम बनाए गए थे, जो वुड ने वहां से नियम डिस्पैच किया था भारत के लिए, इस नियम में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले निर्णायक, मतलब अलग अलग भाषा की जानकारी नहीं, अलग अलग संस्कृति की जानकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की भाषा को सीखो, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की संस्कृति को सीखो, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के देवी देवता की पूजा पाठ करो। तो यही था कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे वो, हमारी भाषा तो हिंदी थी, हमारी भाषा संस्कृत थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे क्या भाषा चाहते थे? इंग्लिश चाहते थे, ताकि हम सब उनसे अच्छे तरीके से डील कर पाए। उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना था। यहाँ पे देखिए यूरोप के लोग चाहते थे कि उनके यहाँ का कला, मतलब उनके यहाँ जो कला है, उनके यहाँ का जो सेवा है, उनके यहाँ का जो दर्शन है, उनके यहाँ की जो संस्कृति साहित्य है, उनके यहाँ का जो ज्ञान है, उसका प्रचार हमारे भारत में भी होना शुरू हो जाए और यहाँ के लोग इसे फॉलो करना शुरू हो जाए। तो ये चाहते थे यूरोपवासी। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में क्या हुआ? स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक, ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले को ही ईसाई प्रचारक कहा जाता है। इनका नाम क्या था? विलियम एडम। इन्होंने क्या किया? बंगाल और बिहार के जिलों में दौरा किया, कई जगहों पर बिहार के और बंगाल के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर दौरा किया।
कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाओ और वहां पे ये रिपोर्ट तैयार करो कि कैसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। एडम ने यहाँ देखा कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, मतलब स्कूल है 1 लाख से ज्यादा, जिसमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। मतलब एक स्कूल में 20 से ज्यादा स्टूडेंट हुआ ही नहीं करते थे। फिर भी हम इन पाठशालाओं में पढ़ने वालों की बच्चों की कुल संख्या काफी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। बहुत सारे स्कूल थे और हर स्कूल में बच्चे अभी के समय में ना आप लोग देखते हो कि स्कूल में पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं, लेकिन पहले के समय में पढ़ाई लिखाई पे इतनी वो नहीं थी, रुचि नहीं थी। पाठशालाएं संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे और उन्हीं के द्वारा वो पाठशाला भी चलाया जाता था। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, मतलब टीचर के द्वारा ही चलाया जाता था, शिक्षक के द्वारा ही कई प्रकार के पाठशालाओं का निर्माण किया गया था और उन्हीं के माध्यम से इसे चलाया भी जाता था। नए दिनचर्या और नए नियम के बारे में कि कौन सी नियम जो थी वो नए नए नियमों का निर्माण यहाँ पे हुआ था। तो देखिए 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के बीच की समय की बात है, 19वीं सदी के बीच तक क्या हुआ, कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर आया, मतलब ऊंचे स्तर पर जो जानकारियां थी ना उस पे आया, हाई स्कूल के पढ़ाई पे आया। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफी ज्यादा दखल नहीं किया। जो लोकल स्कूल थे, जो गांव में बने हुए थे, जो आपसी सहयोग के माध्यम से चल रहे थे, उस पर अंग्रेजों ने कोई अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं की। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, मतलब स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को बढ़िया करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडित को सरकारी नौकरी पर रख लिया। जितने भी पंडित थे, जितने भी पंडित जी पढ़ाते थे, गुरु जी पढ़ाते थे, उन सभी को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। एक पंडित को 4 से 5 अलग अलग स्कूलों को देखने का, उनके बच्चों को पढ़ाने का, उनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाने का जिम्मेदारी सौंप दिया जाता था। पंडितों को कम पाठशालाओं का दौरा और वहां के अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। जो पंडित थे उनका यही काम था कि आसपास के जितने भी स्कूल उनके सामने दिया गया है उस स्कूलों में सही तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये देखना उनका जिम्मेदारी बना दिया गया, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी पर रख लिया अंग्रेजों के द्वारा, अब उन्हें सरकारी वेतन मिलने लगा। तो ये सारे नए दिनचर्या और नए नियम के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, अरविंदो घोष के बारे में। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी नामों को सुना है वो सारे नाम क्या थे, वो सारे नाम थे अंग्रेजों के। अब हम पहली बार इस चैप्टर में अपने भारतीय लोगों का भी नाम सुनना शुरू हो चुके हैं। जैसे में अरविंदो घोष जो है ये बंगाली नाम है और ये बंगाल के रहने वाले भी थे। तो देखिए अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा था कि लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है, मतलब कि हम सभी छात्रों में अपने भारत के प्रति प्रेम देखना चाहते हैं, हम भारतीय हैं ये जानना चाहते हैं। ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजों की हुकूमत में अपना रास में रास मिलाना शुरू कर दे। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, मतलब जो उनकी संस्कृति है, जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं, जो उनकी भाषा है, उसके साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहो, लेकिन दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, जो चीजें अपडेट हो रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वो स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। उन्होंने सबसे अच्छी बात यह कही कि छात्रों को अपने हाथ के स्किल्स पे भी ध्यान देना है, कोई ना कोई ऐसी चीजें सीखनी है कि जब वो स्कूल छोड़े उसके बाद वो किसी न किसी प्रकार के कामों को करके अपने जीवन यापन को चला सके। तो ये अरविंदो घोष की बातें थी। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। देखिए
केवल अंग्रेज ऑफिसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, केवल और केवल ये जो गोरी चमड़ी थे वही नहीं चाह रहे थे कि भारत के लोग शिक्षित हो। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक ने शिक्षा के व्यापक प्रचार की शुरुआत की और जोर देने लगे। मतलब भारत के अंदर के लोगों ने भी कहा कि हम भारतीयों को शिक्षित होना जरूरी है। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। कुछ भारतीय लोग भी थे, भारत के भी लोग थे जो भारत के शुभचिंतक थे, उन्होंने कहा कि पश्चिमी लोगों से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, तभी जाके हम आधुनिक बन पाएंगे, तभी जाके हम पैसे कमा पाएंगे। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया, मतलब उनको बुलाया कि नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आप नए कॉलेज खोलो, नए विश्वविद्यालय खोलो, नए यूनिवर्सिटी खोलो और शिक्षा पर जोर दो। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। देखिए, कुछ लोग तो कह रहे थे कि पश्चिमी शिक्षा अच्छा है, पश्चिमी शिक्षा से हमें और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं, पश्चिमी शिक्षा अच्छा नहीं है। कुछ लोग साथ में थे और कुछ लोग विरोध में थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से थे जो पश्चिमी शिक्षा का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची थी। अगला टॉपिक हमारा कहता है अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है। देखिए, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी की जानकारी है वो हमें गुलाम बना दिया है। देखिए, ये महात्मा गांधी जी कहा करते थे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था उस समय जितनी भी शिक्षाएं भारत को मिली है वो भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। मतलब वो अपने आप को कमजोर समझने लगे हैं, उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपने रहन सहन से घृणा होने लगी है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। इनका कहना था अपनी संस्कृति को छोड़ के लोग ना पश्चिम के सभ्यता को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है। पश्चिमी शिक्षा में क्या भरा हुआ है? विष। और विष को क्या कहते हैं? जहर भी कहते हैं। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे। मतलब अब महात्मा गांधी ने पश्चिमी शिक्षा का तो विरोध कर दिया, तो भी शिक्षा कैसी चाहते थे भारत में? भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, ऐसी शिक्षा चाहते थे। सीधा सीधा कहिए तो वो हिंदी को ज्यादा सपोर्ट करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी ने छात्रों को कहा कि आप कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, ऐसी जगहों पे मत जाओ जहां पे आपको पश्चिमी शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, और अंग्रेजों को बताओ कि आप गुलाम नहीं हो और आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें थी जो महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी हमें किस प्रकार से गुलाम बनाते जा रही है। टैगोर का शांति निकेतन, शांति निकेतन एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू किया था। याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट रहेगा, VVI एग्जाम में पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू किया था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। उस समय के जितने भी स्कूल थे उसका माहौल रविन्द्रनाथ टैगोर को दमनकारी लगना, मतलब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चों को बेकार किया जा रहा है, बच्चों को अपनी सभ्यता से दूर किया जा रहा है। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल है, कारागार है, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जो उनका मन होता था वो नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक से सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। स्कूल में टैगोर के साथ भी ऐसा ही होता था। जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो इनका ध्यान वहां नहीं लगता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों से उन्होंने सीख लेकर अपने विचारों को काफी प्रभावित किया और तब जाकर शांति निकेतन का इन्होंने शुरुआत किया। जब बड़े हुए कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने एक स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। ऐसा स्कूल जहां बच्चे हैप्पी अपना सारा काम कर सके। आप बच्चे भी कुछ ऐसे ही स्कूल की चाहत रखते हो जहां पे अपने हिसाब से जाएं, 10 बजे 11 बजे जाएं, अगर कभी मन हो तो जल्दी भी आ जाएं। अगर स्कूल में सोने की व्यवस्था है तो बड़ा मजा आएगा। अगर साथ में एक मोबाइल और फ्री का वाईफाई मिल जाए तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। ऐसा स्कूल। लेकिन ये भी ऐसा स्कूल भी नहीं था रविन्द्रनाथ टैगोर का। मतलब माहौल अच्छा था, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बच्चों को बोलेगा बेटा तू अब भर दिन मोबाइल यूज कर। जहां वे मुक्त और रचनाशील हो सके, ऐसा स्कूल वो खोलना चाहते थे।
जहां वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप में सीखने का समय होता है, बचपन के समय में बच्चों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये टैगोर का शांति निकेतन के बारे में था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि सभ्य करने के लिए शिक्षा, मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा पुरुष बनाने के लिए जो शिक्षा थी उसके बारे में जान लेते हैं। 1870 की बात है। शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी, मतलब बच्चों से भी बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाया जाता था, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाते थे। बच्चे जो गरीब होते थे या माँ बाप जो गरीब होते थे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी, मतलब वो बच्चा जो काम करता था उससे भी घर चलाने में उनको मदद मिलती थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज्यादा स्कूल भी नहीं था। ज्यादा स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। जो पैसे वाले थे उनके द्वारा स्कूल खोला गया था, तो उसमें पैसे वाले के बच्चे पढ़ने जाते थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि सभी को शिक्षा लेना जरूरी है। टॉम्स अर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक भी थे, मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्य चर्चा में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों से विकृत अध्ययन की हिमायत भी करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है वो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने पर प्रेरित करता है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जो स्टेप है हमारे समाज में पढ़ाने का, वो पढ़ाया जाने में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उससे हमारे अतीत के बारे में, मतलब हमारे पुराने जीवन के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति सभ्य बनता है और सभ्य के लिए इस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब के लिए करने के लिए जो शिक्षा था वो भी आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6, चैप्टर का नाम था देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। आज इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हमने बात किया है और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।